ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके खान सर का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 13 जीके और जीएस का। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी लाया है बिल्कुल एसएससी मेगा कम्बेट बिल्कुल फ्री में, और फ्री के साथ बहुत सारा इनाम भी दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि सोना पे सुहागा वाला काम हो रहा है। अनअकैडमी आज लेके आ रहा है एसएससी मेगा कम्बेट, जो कि 13 मार्च यानी आज ही के दिन दोपहर 12 बजे होगा। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए। टॉप 100 टॉप रैंकर को एक्साइटिंग गैजेट और गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। टॉप 100 को डेल का लैपटॉप मिल सकता है अगर आप टॉप 100 का अंडर में रहेंगे। आपको सैमसंग का मोबाइल मिल सकता है, बोट स्मार्ट वॉच मिल सकता है, JBL स्पीकर मिल सकता है, गूगल होम मिनी मिल सकता है, या अमेजन का गिफ्ट वाउचर भी मिल सकता है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉम्बेट का जो लिंक है उस पर जाइए और बिल्कुल इनरोल कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जब आप इनरोल करें तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जरूर लगाएं। सारण में सभी कैपिटल में सारण 10 आप जरूर लगाएं। आप कॉम्बेट क्यों दें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये कॉम्बेट क्यों दें। तो मैं बोलूँगा इसलिए दीजिए कि इसमें क्वेश्चन पैटर्न सेम एज ए CGL प्रीलिम्स के एग्जाम की तरह है। टॉप 100 रैंकर को एक्साइटिंग विन रिवार्ड्स और वाउचर मिलने वाला है। टॉप 3000 रैंकर को 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। कॉम्बेट दोनों बाइलिंगुअल में होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, और रियल टाइम ऑल रैंक आपको शो करेगा। तो ये बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए तुरंत इनरोल कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है। दो पक्षीय प्रणाली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आयुष्मान भारत जो योजना है ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, और आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य है हर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज माध्यमिक या तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और 10.7 करोड़ से भी अधिक गरीब वंचित परिवार मुहैया कर इसका लाभ ले चुके हैं, जो कि भारतीय आबादी का 40% हिस्सा होता है। यानी कि ये क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित है आयुष्मान भारत योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो मुंडक उपनिषद की बात की जाए तो मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से संबंधित है। कहाँ से? अथर्ववेद के शौनकीय शाखा से संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मवेशियों पर क्या नहीं लगा था? मवेशियों पर कर नहीं लगाया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है संघवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संघवाद जो होता है ये संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार और अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयाँ हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? संघवाद। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? लाल यानी कि लाल बाल पाल, लाला यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, जो कि ये पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत जो है महाकवि कालिदास की अप्रतिम रचना है। किसकी है? कालिदास की रचना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष ये कम से कम 100 दिन का, कितना, 100 दिन का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यही है मनरेगा। मनरेगा में 100 दिन का, साल में 100 दिन काम मिलता है। ठीक है, चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियां हैं। कितना है? कुल 6 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण क्रांति की बात की जाए तो 1991 से 2003 तक के अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर, ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसे मीनाक्षी मंदिर या इसे मीनाक्षी अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर कहिए या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की महिला माला अडिगा को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कौन है? माला अडिगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2021 में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो ये सऊदी अरबिया ने अरब ने सेना के तीनों ही अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, मेडिकल सेवा और रॉयल स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में महिलाओं के शामिल होने की अनुमति फरवरी 2021 से दे दी है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में मार्च 2021 में शामिल किया गया है? तो ये आपका पीजीटीआई की बात की जाए तो मार्च 2021 में कपिल देव को शामिल किया गया है सदस्य के रूप में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये विनेश फोगाट जो हैं ये आपका एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीत लिए हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष 2021-22 के लिए निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टीवी नरेंद्रन को किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 2021 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल को किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफे के बाद रमेश पोखरियाल के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। यानी पोखरियाल के वर्ष 2021 में ये इस्तीफे देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक उपयोग की सिफारिश की है। तो क्या हो जाएगा, मलेरिया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिक्की के 2021-22 के लिए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। तो ये टेरा ब्लू एक्सटी की बात की जाए तो ये राजलक्ष्मी बोरठाकुर जो है, इन्होंने इसका आविष्कार किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि क्या हो जाएगी। जब एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक बिंदु के बीच रखा जाएगा तो छवि क्या हो जाएगी, आभासी और छोटा हो जाएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है, और एक आभासी प्रतिबिंब हमेशा खड़ा होता है और उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है जो कि वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। तो कह सकते हैं आभासी और छोटा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो ये परावर्तन के कारण होता है, जब लगातार प्रतिध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है जो श्रोता तक प्रत्यक्ष ध्वनि के बाद जाता है, तो ये क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। उष्मारोधी की बात की जाए है रबर, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर, या चांदी, तांबा, सोना, लोहा, या बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट, एल्युमिनियम। तो बात की जाए तो क्या कह रहा है, कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। तो उष्मारोधी की बात की जाए तो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क और हवा, रबर, ये क्या होते हैं, ये आपका सर्वाधिक उष्मारोधी होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा। 60/12 यानी कि 5 कूलम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू आवेश। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा विभवांतर। तो Q बराबर 60/20 यानी कि 5 कूलम। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार 1896 में वैज्ञानिक हेनरी बेकरल के प्रयोग से रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया गया था। तो यानी हेनरी बेकरल ने इसका खोज किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए और स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड लेना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा हम लोग प्रश्न बहुत बार किए हैं। एम कितना है जी, 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम यहाँ है। टी देखिए, टी को हम यहाँ इसके सामने लिख देते हैं 9 सेकेंड। सीढ़ी चढ़ना है कितना, 40। अगर देखिएगा एक सीढ़ी का, मान लीजिए ये सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो ऐसे 40 सीढ़ी होगा। तो कुल 40 सीढ़ी का ऊंचाई देखें तो 40 गुना 15 यानी कि 6। यहाँ पे थोड़ा सा इस सीढ़ी को मिटा देते हैं, रुकिए, क्या हो जाएगा, ये टी है। कुल सीढ़ी का लंबाई कितना हो जाएगा, 40 गुना 15 यानी कि 600 सेंटीमीटर।
600 सेंटीमीटर यानी कि 6 मीटर कह सकते हैं। बात समझ गया। अब हमसे कह रहा है कि शक्ति क्या हो जाएगी, तो P बराबर क्या होता है mgh/t। काम खत्म। m कितना है जी 50 किलो, g का मान कितना लेना है 10, ऊंचाई आपका कितना हो गया 6 मीटर, समय आपको कितना दिया है 10, कितना हो गया 10। अब बस काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, ठीक है। 6 5 30, क्या हो गया 6 5 30, यानी कि ये तो 300 आ गया। कितना आ गया 300 आ गया। 300 आ गया तो सॉरी सॉरी सॉरी, समय 9 सेकंड दिया। सिट 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 सिट, हम तो समय को यूं ही काट दे रहे हैं। समय हमारा 9 सेकंड है। तितली के 9, 3 दूनी 6, ये हो गया 1000/3। 1000/3 यानी कि 333.33 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं होता है। तो क्षार का स्वाद क्या होता है कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, साफ है। तो ये नीले लिटमस को क्या कर देता है लाल में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे गए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व जो हैं ये आवर्त 3 में रखे गए हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आवर्त 3 के सभी तत्व नरम चांदी की तरह सफ़ेद धातु हैं। हालांकि उनकी कठोरता परमाणु संख्या के साथ बढ़ जाती है। वे जल्दी से हवा में क्या हो जाते हैं धूमिल हो जाते हैं और पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उनकी प्रतिक्रियाशीलता एक ऑक्साइड परत के गठन से छिपी रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से क्या आधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। तो आधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। आघातवर्धनीय न होना और तन्यता, उष्मा और विद्युत के कुचालक और निम्न गलनांक और क्वथनांक। तो आधातु जो होते हैं अक्सर जो भंगुर होते हैं, यानी आधातु नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल होते हैं। तो आधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो कह सकते हैं केवल ठोस अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ये गुण आप में नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है शरीर में भोजन का पाचन, दूध से दही बनना, जल का जल में वाष्प परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। ये तो शरीर में भोजन का पाचन रासायनिक, दूध से दही बनना रासायनिक, लोहे में जंग लगाना रासायनिक, लेकिन जल का जल वाष्प में परिवर्तन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो क्रिस्टलीकरण का पानी कौन सा नहीं है, बेकिंग सोडा, जिप्सम, वाशिंग सोडा या कॉपर सल्फेट। तो बेकिंग सोडा जो होता है सोडा के यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। बेकिंग सोडा में क्रिस्टल जल होता ही नहीं है और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। तो कह सकते हैं बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो कार्बन के C60 के अपरूप में C60 के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है एल्केन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। एल्केन्स जो होता है ये संतृप्त यौगिक हैं क्योंकि उनके पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक ही बंधन होता है और हर कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा होता है। नेक्स्ट, हमारा दंत वल्क डैश से बना होता है। तो हमारा दंत वल्क जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका, हमारा दंत वल्क जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है कि तंत्रिका तंत्र, विभिन्न ऊतकों को जोड़ना, संयोजी तंत्र, कंकाल तत्व, स्वतंत्र तत्व। तो इसको सुमेलित करना है, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं ताकि सुमेलित करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए
तंत्रिका तंत्र जो होता है ये बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का 4। बी का देखेंगे संयोजित तंत्र जो होता है ये विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा। कंकाल तंत्र की बात की जाए तो कंकाल तंत्र जो होता है ये परिचलन में सहायता करता है, और श्वसन तंत्र जो होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गंडमाला गोइटर का या घेंगा डैश की कमी के कारण होता है। तो घेंगा जो होता है एक रोग है जिसमें गला क्या हो जाता है, फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। किसके कारण होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अदरक होता है रूपांतरित। अदरक की बात की जाए तो अदरक एक भूमिगत रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, भूमिगत रूपांतरित तना होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित हो जाता है। तो निषेचन के बाद बीजांड जो होता है, बीजांड वो बीज में विकसित हो जाता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो राइजोपोस जो होता है, राइजोपस, ये बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या होता है। तो नेमाटोडा, ऑर्थोपोडा, एनिला, मोलस्का। देखिए अगर हम बात करें तो ये ऑर्थोपोडा जो होता है ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा समूह होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो रियो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था ये आपका 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के लगभग 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था, तो 1992 यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि OCR का पूरा रूप क्या होता है। तो OCR का पूरा रूप देखा जाए तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तो हम कह सकते हैं कौन हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये NTPC में शायद ये पूछा गया, ये तो पूछा गया NTPC में, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, ये NTPC में पूछा गया। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।